नमस्कार और सत श्री अकाल जी। ये वीडियो मेरे उन न्यूजीलैंड में रह रहे लोगों के लिए है जो बहुत ही जल्दी न्यूजीलैंड की नागरिकता के लिए एलिजिबल होने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं पूरी बात करूंगा एलिजिबिलिटी से लेके आपने कैसे अकाउंट बनवाना है और कौन से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है जो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं कि 2 साल एज ए रेजिडेंट और 3 साल एज ए परमानेंट रेजिडेंट आपको न्यूजीलैंड में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैच ये भी है कि अगर इन 5 सालों में आप बिल्कुल भी न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ के जाते तो आप हो सकता है 4.5 साल या 4 साल 6 मंथ या 4 साल 7-8 मंथ के आसपास आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने इन 5 ईयर में न्यूजीलैंड को डिपार्ट करा है और कहीं पे घूमने गए हैं, इंडिया गए हैं या कहीं पे और भी गए हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिल्कुल उस टाइम के आसपास ही हो, जैसे कि 4 साल 11 मंथ या पूरे 5 साल के बाद हो। और अगर आपने जो क्राइटेरिया 1365 दिन इन 5 साल में होने चाहिए। अगर आपने कंट्री को 6 मंथ के इंटरवल पे ज़्यादा छोड़ा हुआ है, अगर मान लो आपने कहीं एक ब्रेक सिंगल ब्रेक में 7-8 मंथ आप आउट ऑफ द कंट्री रहे हैं, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिले हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा वो 1 साल ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद आप बिल्कुल लीव नहीं किया है तो आपका जो 5 साल के हो सकता है 2-4 मंथ के बाद आप एलिजिबल जल्दी हो जाए। ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। देखिए बहुत सारे लोग फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ या मैं नहीं हूँ अभी भी। तो आपने कोई भी रूमर नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुननी। आप सबसे ईजीएस्ट वे है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर की वेबसाइट पे एक प्रेजेंस कैलकुलेटर नाम का टूल है। वहाँ पे जाके अपना आपने नाम भरना है, पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना है। सिंपल सिंपल सी वो एक टूल है जिसमें जैसे ही वो सारा डाटा फिल आप करेंगे तो आपको, अगर तो आप देखिए एलिजिबल हैं, तो वहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगी। जैसे ही ग्रीन टिक आएगी, चाहे वो 4 साल 6 मंथ में आए, चाहे वो 4 साल 8 मंथ में आए, आप एलिजिबल हैं। आप उसी वक्त सिटीजनशिप की फ़ाइल जो एप्लीकेशन है वो डाल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर वो आप सारा डाटा डाल रहे हैं, ठीक है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं पासपोर्ट नंबर के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और वहाँ पे लिखा आ रहा है कि रेड में क्रॉस लिखा आएगा और वहाँ पे लिखा आएगा कि वी कैन नॉट फाइंड योर डाटा। इसका मतलब यही है कि आप अभी एलिजिबल नहीं है। सो वेरी वेरी बेसिक थिंग मेरे को यही लगता है कि सबसे आसान चीज़ यही है कि आप उस वाले टूल पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते रहिएगा। जैसे ही आपको पता चल रहा है कि हाँ अभी मेरा वो टाइम आने वाला है, तो मैं उस टूल पे अपना चेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मेरी एलिजिबिलिटी होने वाली है या नहीं होने वाली। सबसे ईजीएस्ट टूल है वो वाला। उसके बाद जो हमारा मेन स्टेप है वो है रियल मी का अकाउंट। आप सभी को पता है कि रियल मी का अकाउंट क्या होता है। वैसे अगर फिर भी मैं इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। रियल मी का अकाउंट एक न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेट करने के लिए एक जैसे कह लो वेबसाइट है, जहाँ पे जो एलिजिबल सेंटर है जैसे AA या न्यूजीलैंड पोस्ट, जहाँ पे जाके आपने अपनी एक फ़ोटो खिंचवानी है टू वेरीफाई कि ये पर्सन जो है इटसेल्फ ही है जो एप्लीकेशन डाल रहा है। सो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डालने से पहले अपना एक रियल मी अकाउंट बनाना है। आप मोबाइल या लैपटॉप पे वो अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपको AA सेंटर या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे वो वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आप जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है वो डाल सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, रियल मी के अकाउंट में जाके आपने अप्लाई फॉर NZ सिटीजनशिप का जो लिंक है वो प्रेस करना है। उसमें कुछ 8 स्टेप आएंगे, बहुत ही आसान है। मैं सारे 8 स्टेप नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बेहद इजी हैं। मैं वही स्टेप आपको बताऊँगा जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार, लेकिन इतने कंफ्यूजिंग नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका कह लो फॉर्म है। इसमें आपकी सबसे पहले डिटेल पूछी जाएगी, आपके पासपोर्ट की डिटेल, आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट की डिटेल होगी। फिर उसके बाद आपकी एक लाइव फ़ोटो खींची जाएगी। लाइव फ़ोटो में एक आपको जो नया आईफोन या नया एंड्रॉयड होगा तो मच बेटर है। कई बार ओल्ड फ़ोन है जो फ्रीज़ हो जाते हैं, काम नहीं करते। उसमें भी 3 अटैम्प्ट दी जाती हैं। कई बार उन 3 अटैम्प्टों में आपकी फ़ोटो क्लिक नहीं होती,
तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट आपसे अदर वे में आपकी जो फ़ोटो है वो वेरीफाई कर देगा। और उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो मैरिड सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लगेगा। किसी भी कंट्री में आपने मैरिज करी है और रजिस्टर करा है तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट में जो डिटेल है, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, वो आपके पासपोर्ट पे लिखा जाएगा। सो मेक श्योर कि आपका ऑथेंटिकेट बर्थ सर्टिफिकेट हो। और इन दोनों चीज़ों में मान लो कि किसी चीज़ में मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट दोनों नॉन इंग्लिश में है, किसी और भाषा में है, तो आपको वरी करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आपको दो ऑप्शन दी है। एक तो है कि आप खुद एप्लीकेशन डालने से पहले उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं, उसकी कॉस्ट है वो उनकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं, आप उसको एज़ इट इज़ ही डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं और डिपार्टमेंट ने वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आपके बिहाफ पे उसको ट्रांसलेट कराएंगे। उसमें थोड़ा सा जो कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने में उन्होंने ऊपर जो टाइम फ्रेम लिखा हुआ है 4 से 5 दिन का है। तो ये तो हो गया बर्थ सर्टिफिकेट और आपका मैरिज सर्टिफिकेट। उसके बाद आपकी एक डिजिटल फ़ोटो। डिजिटल फ़ोटो आप किसी भी फ़ोटोशॉप से या ख़ास करके वेयर हाउस स्टेशनरी से आप एक डिजिटल फ़ोटो खिंचवा लीजिए। उनको आपने यही कहना है कि आपने न्यूजीलैंड का जो सिटीजनशिप अप्लाई करनी है। उनको पता है कि एक स्टैंडर्ड फ़ोटो है और स्टैंडर्ड साइज़ है उस चीज़ का। फिर उसके बाद जो चीज़ आती है वो है एक आइडेंटिटी रेफरी। तो देखिए, आइडेंटिटी रेफरी वो पर्सन है जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड का सिटीजन है। उस एप्लीकेशन में आपने उस बंदे का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और पासपोर्ट नंबर ऐड करना है। सो मेक श्योर ये ज़रूर कीजिए कि जिस भी पर्सन की आप आइडेंटिटी रेफरी लगा रहे हैं फॉर्म में, आप उसको ज़रूर इस चीज़ के रिगार्डिंग बताइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता कि डिपार्टमेंट आइडेंटिटी चेक करने के लिए उस पर्सन को कांटेक्ट करे। ये हमेशा 100% नहीं होता, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। सो ये तो हो गया आइडेंटिटी रेफरी। एक होगी हमारी डिजिटल फ़ोटो, एक हमारी लाइव फ़ोटो, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो बहुत बेसिक डिटेल है, और एक और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कुछ लोगों के लिए। एक जगह पे आपको पूछा जाएगा कि आपने ओथ लेनी है या एलिजेंस लेनी है। ओथ में उसमें लिखा हुआ है कि गॉड की हम ओथ लेते हैं जैसे ही हमें सेरेमनी में बुलाया जाएगा। एक है एलिजेंस। देखिए, आप किसी मर्जी चीज़ पे टिक करिए, वो कोई मैटर नहीं करता। ये कोई भी बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप किसी भी चीज़ को टिक कर सकते हैं। आप ओथ को भी टिक कर सकते हैं, आप एलिजेंस को भी टिक कर सकते हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चनिंग या अलग से कोई भी वेरिफिकेशन है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आप इन दोनों ऑप्शनों में से कोई भी टिक कर लीजिएगा। उसके बाद जो सिटीजनशिप की फ़ीस है, अभी उन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज़ करी है $100 2026 में। तो अभी फिर जो जैसे ही आपने से ये सारा फॉर्म फिल कर दिया, तो $560 की फ़ीस फिल करके आपने इसको सबमिट करवा देना है। उसके बाद उसके बाद जैसे ही ये सारा डाटा उनके पास पहुंचेगा, तो एक बर्थ, डेथ और मैरिज रजिस्ट्रार, एक ऑफिसर आपसे संपर्क करेगा। वो संपर्क करेगा। आपकी एक फ़ाइनल डिटेल आपको एक ईमेल में भेजी जाएगी, कि जिस पे लिखा होगा कि आपका ये नाम है, आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, आपका ये प्लेस ऑफ बर्थ है। तो आप चाहते हैं कि यही सेम डिटेल आपके फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उसमें ऐसे ही ऐड करी जाए। अगर आपने कुछ चेंज करवाना है, आप उसी ईमेल पे रिस्पॉन्ड करके उस ऑफिसर को कह सकते हैं कि मैं इसमें ये वाली चेंजेस चाहता हूँ। वो एक आपसे फाइनल कंफर्मेशन लेते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमारे जैसे इंडियन पासपोर्ट पे गिवन नेम में गिवन नेम में सारा नाम है और सर नेम में खाली ब्लैंक होता है। लेकिन आजकल के जो नए डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, नए पासपोर्ट बन रहे हैं या कुछ भी है, उसमें सर नेम जो है मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रबल आती है बुकिंग के दौरान। सो
वो आपसे ये भी कंफर्म करेंगे। कई बार तो वो आपको ऑप्शन देते हैं, डिफरेंट ऑप्शन देते हैं कि आपका नाम हम कैसे रजिस्टर करें, सरनेम में सारा नाम लिखें, फर्स्ट नेम में लिखें, या ऐसे सरनेम आपका अलग से लिखें। तो आप कोई भी ऑल्ट्रेशन, कोई भी इम्प्रोवाइजेशन आप उस ईमेल में करवा सकते हैं। आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं देना, लेकिन जैसे ही आप वो कंफर्मेशन कर देंगे तो वो एग्जैक्ट डिटेल आपके जो फर्दर आगे डॉक्यूमेंट जाएंगे उस पे लगेगी। इस चीज़ का थोड़ा सा आपने टैली करना है एक बार, जो वो आपसे रजिस्ट्रार की ईमेल आएगी। रजिस्ट्रार के ईमेल के बाद जो फाइनल केस ऑफिसर के पास पूरी फाइल जाती है, वो मे और मे नॉट आपसे कोई भी एडिशनल अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग, या कोई भी और उसके रिगार्डिंग मन में क्वेश्चन है आपकी एप्लीकेशन रिगार्डिंग, वो आपको क्वेश्चन कर सकता है। नई नई कोई उसको चाहिए चीज़, तो वो आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका अपना जो आउटकम वो दे देगा, आपकी अप्रूव कर देगा। तो ये थी मेरी जो एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो की आपने कैसे तैयार रहना है, प्रिपेयर करना है, या जो भी सारा प्रोसेस है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इन सारे प्रोसेस के रिगार्डिंग, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।